तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बैंक में। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अपने आज के इस वीडियो में हम एमपीएससी 4 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रवादी आंदोलन में नरमपंथियों और चरमपंथियों की तुलना कीजिए। तो वही है, देखो क्वेश्चन के स्टार्ट इंट्रो से करेंगे, भूमिका से करेंगे। नरमपंथियों और उग्रपंथियों की विचारधारा में मूलतः काफ़ी अंतर रहा है, लेकिन फिर भी स्वतंत्रता संघर्ष के स्टार्टिंग के दौर में जो था, उनमें दोनों का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ समय बाद उग्रपंथियों का नरमपंथियों से मोहभंग हो गया था। इट मीन्स उनमें तकरार होने लगी थी और वो स्वावलंबन में विश्वास करते थे और वे प्रत्यक्ष कार्रवाई के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना चाहते थे। कांग्रेस की अनुन्य विनय की नीति की ब्रिटिश सरकार और उसके समर्थकों द्वारा सामान्य रूप से दुर्लभ संकेत कहा गया। अतः इस नीति को बदलने हेतु दबाव लगातार बढ़ रहा था, जिससे भारतीयों की मांगों के समक्ष सत्ता को झुकने के लिए बाध्य किया जा सके। अब हम बात करेंगे नरमपंथियों और चरमपंथियों की तुलना। भारत ने अंग्रेज़ों के आगमन से पहले जो संघर्ष किया था, उसकी तुलना में नरमपंथियों ने अपने विचारों के आधार पर ब्रिटिश शासन को सर्वाधिक लाभप्रद और भारत के हित में घोषित कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने भारतीयों के धार्मिक कूट को उभार दिया और उनके धार्मिक इरादों का विरोध करने वाले भारतीयों पर जमकर अत्याचार किया। इससे विपिन चंद्र पाल का हृदय द्रवित हो गया। उनका कहना था कि अन्याय और कुशासन का प्रतिदिन सामना करते हैं, अतः इसके रहते निष्ठा कैसे स्थापित रह सकती है। नरमपंथियों ने के विपरीत उग्रपंथियों ने सदैव ब्रिटिश शासन को एक अभिशाप समझा, जो भारत में शासित को कभी भी न्याय नहीं दे सकता था। उन्होंने भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के कुत्सित इरादों को चुनौती देने के साथ ही यह कहकर आलोचना की कि उन्होंने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को इस प्रकार से ग्रसित किया है कि जिससे स्पष्ट रूप से भारतीयों की हार ही दिखाई देती है। नरमपंथी विचारक अंग्रेज़ों के अधीन स्वयं को सुरक्षित और खुश दिखाते थे और उनका यह विश्वास था कि भारतीय स्वराज प्राप्ति के योग्य ही नहीं है। उग्रपंथियों ने तर्क दिया कि हम स्वयं स्वशासन को छोड़कर स्वशासन की कला के किसी भी शिक्षक को मान्यता नहीं देते। नरमपंथियों के निष्ठावादी विमर्श का समर्थन किया और उग्रपंथियों ने साम्राज्यवादी विरोधी अपना अभिव्यक्ति में इस दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष की उग्रवादी अवधारणा में सर्वोच्च बलिदान सहित आत्म बलिदान का विचार प्रमुख रूप से हावी रहा, जबकि नरमपंथियों ने इस विचार को कोई महत्व नहीं दिया। इससे उग्रपंथियों के दो रूप स्पष्ट होते हैं। प्रथम, राष्ट्रवादी विरोध को व्यक्त करने हेतु बहिष्कार, स्वदेशी और हड़ताल जैसे साधन अपनाए गए। द्वितीय, ब्रिटिश प्रशासन को आतंकित करने हेतु अचानक हिंसक आक्रमणों को प्रोत्साहित किया गया। साथ ही जो लोग भूमिगत सशस्त्र कार्यों को पसंद करते थे, उनकी निरंतर हिंसक गतिविधियों के कारण ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या भी थी। इन सभी कार्यों ने जहां विदेशी शासकों के मन में भय और आतंक को बढ़ाया, वहीं देशवासियों के हृदय में इस भावना को दृढ़ किया कि ऐसे साधनों द्वारा देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से मुक्त कराया जा सकता है। नरमपंथियों ने अंग्रेज़ों के उदारवाद की सराहना की, वहीं उग्रपंथियों को बंकिम चंद्र चटर्जी के लेखन और विवेकानंद की शिक्षाओं से प्रेरणा मिली। अतः ब्रिटिश शासन के प्रति विरोध के संवैधानिक उपायों ने उनके विश्वास को देखते हुए नरमपंथियों ने समझौते और संघर्ष का मार्ग चुना, जबकि स्वराज की मांग का समर्थन करते हुए उग्रपंथी बहिष्कार और हड़ताल जैसे साधनों का सहारा लेकर शासन के खिलाफ सीधी कार्रवाई करने में एकजुट हो गए। अंत में हम निष्कर्ष लिखेंगे। नरमपंथी विचारधारा के विपरीत उग्रपंथी ने ब्रिटिश शासन को सदैव एक अभिशाप समझा और न केवल भारतीयों के खिलाफ ब्रिटिश सरकार के कुत्सित विचारों को चुनौती दी, बल्कि उन्होंने नरमपंथियों की यह कहकर आलोचना भी की कि उन्होंने राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को इस प्रकार से भ्रमित किया है, जो स्पष्ट रूप से भारतीयों को हार दिलाने वाला है। तिलक ने कहा था कि
स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसके बिना कोई भी समाज सुधार, औद्योगिक प्रगति, लाभदायक शिक्षा और राष्ट्रीय जीवन की पूर्ति नहीं की जा सकती। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहे जीके बैंक।